नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता? पहला ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा ऑप्शन है अहमान्यता। चौथा है अनुत्क्रमणीयता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। चौथा है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। पूछा है अलावा, इसीलिए ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा है सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। चौथा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। या तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको देखना है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 जो है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। और चौथा ऑप्शन है, जीवन सच्चा शिक्षक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, ये सही होगा। आइए 8वां नंबर पे चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा ऑप्शन है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। और तीसरा ऑप्शन है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा ऑप्शन है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। और तीसरा ऑप्शन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। चौथा है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपको सही का निशान लगाना है। पहला है मीडिया, दूसरा है सामाजिकरण, संस्कृति, चौथा है ट्यूशन। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मानकीकृत परीक्षणों को आलोचनाओं में से एक यह है कि इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। और तीसरा ऑप्शन है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और चौथा ऑप्शन है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देता है। तो बराबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तीसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। चौथा है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। दूसरा है बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। चौथा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो 14 का ऑप्शन नंबर सही होगा। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दूसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा ऑप्शन है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। बच्चों में प्रगतिशीलता किसके कारण हो सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। दूसरा ऑप्शन है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तीसरा है सफल माता पिता। चौथा है एक अनुशासित दिनचर्या। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर एक आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। दूसरा ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तीसरा ऑप्शन है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर एक वर्गीकृत करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर।
तीसरा ऑप्शन है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। चौथा ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो 18वें का आंसर नंबर 1 सही होगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? इसका नेगेटिव पॉइंट देखना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। और तीसरा ऑप्शन है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और चौथा ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन चौथा होगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर बच्चों की पहचान करते हैं जो। इसके 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है विकलांग हैं, दूसरा है डिसलेक्सिक हैं, तीसरा है सृजनात्मक हैं, चौथा है प्रत्यास्थी हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सृजनात्मक है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? पहला है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तीसरा ऑप्शन है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? जैसा कि पता है 14 संवेग होते हैं। कौन सा संवेग है? पहला है स्मृति, दूसरा है डर, तीसरा है ध्यान, चौथा है उत्तेजना। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। दूसरा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। चौथा ऑप्शन है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही है आपको देखना है।
प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दूसरा ऑप्शन है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चौथा ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो 26 का आंसर नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मानवतावाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है रचनावाद, चौथा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रचनावाद। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। चौथा ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का सही ऑप्शन चौथा होगा। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताना है कौन सा सही है आपको। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है चुप्पी साधे रहने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को निर्देश देने में। चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने पाठ रट कर याद करने में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।